नमस्कार, कृषि अपडेट में आपका स्वागत है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो उल्लेखनीय भी है और अनुसरण करने योग्य भी। पर ये तभी हो सकता है जब हम किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए जानकारियाँ उपलब्ध करवाएं, यानी कि उन्हें हम हमेशा अपडेट रखें। कृषि अपडेट ऐसा ही एक अपडेट है। आज भी हम आपके लिए जो जानकारियाँ लेकर आए हैं उनमें सफल किसानों की चर्चा के साथ साथ नवीन तकनीकों की अपडेट भी है। तो आइए आज के इस कृषि अपडेट में देखते हैं रोग रहित आलू के बीजों के लिए एरोपोनिक्स तकनीक। राजस्थान के एक किसान ने की मरुस्थल में मोतियों की खेती। फूलों की खेती से किसान बना रहे हैं नए मुकाम। आलू की अच्छी पैदावार के लिए मोदीपुरम के CPRI में वैज्ञानिकों ने आलू के रोग रहित बीजों पर अनुसंधान किया। ये रोग रहित आलू के बीज एरोपोनिक्स विधि से तैयार किए जाते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। आइए आपको बताएं कि एरोपोनिक्स विधि क्या है और इससे किसानों को फायदा कैसे मिलता है। आलू सभी को बेहद पसंद होते हैं। सब्जी, पराठा, समोसे, पकौड़े, चिप्स, एक लंबी लिस्ट है। ये बात कौन नहीं जानता। पर हाँ, एक बात जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे वो है आलू का इतिहास, कि आलू की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की एंडीज पहाड़ियों के निकट हुई थी। भारत में आलू 17वीं शताब्दी के शुरू में पहुंचा। सन 1949 में शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई और आज आलू उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू की अच्छी उपज के लिए अच्छा बीज होना चाहिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आलू के रोग रहित बीजों के उत्पादन के लिए विशेषज्ञों ने निकाली है एरोपोनिक्स विधि। आइए जानते हैं कि एरोपोनिक्स विधि से आलू के रोग रहित बीजों का उत्पादन कैसे किया जाता है। एरोपोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम रोग रहित बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। इसके मुख्य फायदे ये हैं कि एक तो इसमें हमको रोग रहित बीज मिलता है और दूसरा इसमें प्रति पौधा जो उत्पादन होता है वो खेत के मुकाबले 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो ये रोग रहित बीज उत्पादन का स्थान है जहाँ से हम रोग रहित बीज के उत्पादन को इनिशिएट करते हैं। ये इस समय हम लोग टिश्यू कल्चर लैब के इनोकुलेशन रूम या कल्चर रूम में हैं। यहाँ पर टिश्यू कल्चर प्लांट्स की कल्चरिंग का कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माइक्रो प्लांट है। ये लगभग 21 दिन का माइक्रो प्लांट है। इसकी हम यहाँ सब कल्चरिंग करेंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके दूसरे ट्यूब में लगाएंगे, जो 21 दिन बाद या लगभग 3 हफ्ते बाद दोबारा सब कल्चरिंग करने लायक हो जाएंगे। इस तरह हम इसको लगातार पूरी गर्मी भर सितंबर तक सब कल्चरिंग करते रहेंगे और उसके बाद हम इसको ग्रोथ रूम में ट्रांसफ़र करते हैं। इस ग्रोथ रूम का टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है और यहाँ का जो फोटो पीरियडिक टाइम है वो 16-8 घंटे का होता है, यानी कि 16 घंटे लाइट और 8 घंटे डार्कनेस में रखा जाता है। 21 दिन बाद लगभग यही प्लांट जो है बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है और ये दोबारा सब कल्चरिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह हम हर 21 दिन के इंटरवल पर इसकी सब कल्चरिंग करते रहते हैं और साल के आखिर में यानी करीब सितंबर-अक्टूबर में जब हम कोई से एरोपोनिक में या नेट हाउस में लगाना है, तब तक हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में ये माइक्रो प्लांट्स उपलब्ध हो जाते हैं। एरोपोनिक यूनिट में नमी और तापमान को मेंटेन करके रखा जाता है। इस यूनिट में टिश्यू कल्चर से पैदा किए गए माइक्रो प्लांट्स हैं, जो एरोपोनिक चैम्बर की छत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये प्लांट्स एरोपोनिक चैम्बर की छत में बने छेदों के भीतर से लगाए गए हैं। यहाँ इस यूनिट में मिट्टी नहीं है, अतः इन पौधों को सॉल्यूशंस के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के इस टैंक में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व घोल में मिलाकर डाले जाते हैं।
इस घोल को नोजल वाले पाइप्स के द्वारा चेंबर में फव्वारे से जड़ों पर स्प्रे किया जाता है। सॉल्यूशन का पीएच चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि पीएच के घटने या बढ़ने की स्थिति में उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये एक इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा छेद नहीं होना चाहिए जिससे कि एफिड या व्हाइट फ्लाई या कोई भी अन्य कीड़ा इसमें प्रवेश कर सके। ये सिस्टम हमेशा डबल डोर एंट्री सिस्टम होता है इसमें, और ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दोनों दरवाजे एक साथ न खुलें। ये मुख्य प्रिकॉशन है जो कि इस एरोपोनिक सिस्टम में लगाने चाहिए। 45 से 50 दिन बाद 3 ग्राम का ट्यूबर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। इस वजन से कम का ट्यूबर जल्दी सड़ जाता है, इसलिए स्टोरेज के लिए भी सही नहीं होता और खेत में भी हैंडल करना कठिन होता है। एरोपोनिक तकनीक से हमें 10 गुना अधिक ट्यूबर मिलते हैं और हम एक सप्ताह में 2 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद ट्यूबर की ग्रीनिंग की जाती है, जिससे ट्यूबर मजबूत होगा और इसमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये ट्यूबर 8-9 महीने बाद उपलब्ध होते हैं। बुआई से 2 सप्ताह पहले इन्हें कोल्ड स्टोरेज से निकाल लिया जाता है और फिर चीडिंग के बाद खेत में लगाया जाता है। ये अभी हम नेट हाउस में खड़े हैं। जो पिछले साल एरोपोनिक्स में जो ट्यूबर पैदा हुए उनको हमने इस साल नेट में लगाया। 40 मेश के नेट के अलावा आप देखेंगे कि इसमें इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। मकसद सिर्फ ये है कि मिट्टी में एक नमी बनी रहनी चाहिए जिससे कि उत्पादन बढ़िया हो सके। ये सिस्टम जो किसान बीज उत्पादन में इंटरेस्टेड हैं या बीज उत्पादन में रुचि रखते हैं उनके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास इनिशियल स्टेज में डिजीज फ्री मटेरियल जो रोग रहित कंद हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे, जिसको कि ये आगे 3-4 जनरेशन में मल्टीप्लाई करके अन्य किसान भाइयों को बेच सकते हैं। कहते हैं ना, जैसा बीज वैसी फसल। तो आलू के एरोपोनिक विधि से बनाए रोग रहित आलू के बीज लगाएं और मुनाफा कमाएं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपने सुना होगा कि हौसलों की उड़ान सफलता के नए मुकाम बनाती है, पर आपने ये नहीं सुना होगा कि राजस्थान की रेतीली शुष्क भूमि पर मोती भी उगते हैं। है ना ये आश्चर्य की बात? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं विनोद भारती जी से, जिनकी नई सोच ने न केवल अपना जीवन बदला है बल्कि आज ये औरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मोती का निर्माण सीपी में होता है, इसलिए ये अधिकतर तटीय क्षेत्र में बहुलता से होते हैं। इन क्षेत्रों में नमी और आर्द्रता सीपी के भीतर पल रहे जीव के लिए उपयुक्त होती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक मोती पाने के लिए 100 फीट की गहराई तक जाना ही एकमात्र तरीका था, और आज के समय में ये मोती 7 फीट के टैंक में कल्चर किया जा रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं विनोद भारती से, जिन्होंने एक आम आदमी से राजस्थान के पहले मोती की खेती करने वाले किसान बनने तक की अपनी यात्रा तय की और राजस्थान में मोती की खेती जैसे नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर शैलेश सौरभ, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके सीफा में वो
वैज्ञानिक हैं, तो उनसे मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि यार एक बार आप यदि अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, वैसे मैं अलग ही करना चाहता हूँ। मेरा सपना है अलग करूँ और अच्छा करूँ, अच्छे मुनाफे वाला करूँ। तो उनसे मिला तो देखा मैंने कि मोती की खेती का काम भी होता है, लेकिन सवाल इस बात का था कि हमारे भारत में अलग अलग वातावरण में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक वो टेम्परेचर का सवाल था, अलग अलग तरह का पानी क्षेत्र में होता है, तो ये सवाल था। फिर भी मैंने ये सब सोच करके और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में गया, सीफा में जा कर के मैंने ट्रेनिंग लिया। और वहीं पे एक किसान थे हमारे केरल की तरफ, तो उनसे मिला, उनसे मैं सीप लेके आया और कई मछुआरों के पास गया, उनसे सीप लेके आया और यहाँ ला करके मैंने काम को शुरू किया। मैंने मेरे गांव में मोती की खेती के लिए एक छोटी सी ये मोती पालन इकाई लगाई, जिसकी साइज़ आप देखेंगे 10 बाई 5 फीट की है, गहराई 7 फीट है। और इसी छोटी सी डेमो से मैंने जब काम शुरू किया तो 2016 में जब मैंने इस काम को शुरू किया तो उस समय एक छोटा सा काम किया, सिर्फ 500 सीप लेकर के। 500 सीप में से मात्र मेरे पास 50 सीप बच पाई, लेकिन 50 सीप से मेरे को अच्छा अनुभव हुआ और नई खेप फिर शुरू की। इस छोटे से प्रोजेक्ट से मैंने शुरुआत करी, जिससे मैं आज सालाना 5 लाख रुपए लगभग कमाई कर रहा हूँ। मोती पालन कैसे किया जाता है? सीप को लाने से 15 दिन पहले सीप का भोजन तैयार कर लिया जाता है। भोजन तैयार करने के लिए देसी गाय का गोबर, स्पाइरुलिना, यूरिया, एसएसपी आदि रासायनिक मिश्रण को पानी में घोला जाता है। समय समय पर इस मिश्रण को हिलाते रहना आवश्यक है। सीप को लाने के बाद उसे पानी में रखना चाहिए। इस समय में सीप में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पानी को कम से कम 2 दिन में 5 बार बदलें। सीप की मूवमेंट का भी ध्यान रखें और जो सीप मर गई हो उसे अलग कर दें, ताकि बची हुई सीप में इन्फेक्शन ना फैले। इसके बाद सीप की सर्जरी करें। सर्जरी करते समय ध्यान रखें कि सर्जिकल इक्विपमेंट साफ हों। सीप का घाव भरने के लिए उसे एंटीबायोटिक्स दवाई दें और कुछ दिन बाद सीप को नेट की मदद से मुख्य पॉन्ड में डाल दें। सीप में अब क्या है, कई बार जो हम देखते हैं कि जो सीप डेड हो चुकी है उनका क्या करें, या जिनसे हमने मोती निकाल लिए जो वेस्ट बच गया उसका क्या करें। तो ये 100% कैल्शियम होता है, इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसका पाउडर बना करके भी हम बेच सकते हैं, और या फिर इसमें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो हम उस पर बना करके या चित्रकारी वगैरह करके कुछ खिलौने वगैरह बना करके वो हम बेच सकते हैं। करंट जो भी है साधन जो है, सीप है, न्यूक्लियस सीड वगैरह जो है, उसका मोती का खांचा जो होता है, जिसकी रेट कम से कम 5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये तक चली जाती है। उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो नेट वगैरह है, इसमें सप्लीमेंट्री फूड जो देने होते हैं वो है, जो एरिएटर वगैरह है, इसका मोटर पंप वगैरह है, ये सारा आपको इस 50,000 से 1 लाख रुपए की रेट में आप पूरा एक बार स्टार्टअप कर सकते हैं। लगभग इसकी ये लागत आएगी जिसमें आप 1,000 से काम कर सकते हैं शुरुआत, जिसमें हम यूनिक चीज़ बना रहे हैं, डिजाइनर मोती। जो तस्वीर होगी जिसमें कोई भी तस्वीर, जैसे लक्ष्मी जी की है, शिव जी की है, बजरंग बली की है, या 786 है, या कोई भी धार्मिक सिंबल से संबंधित जो तस्वीर होगी, उस तस्वीर के मोती उसमें बनेंगे। ये वास्तव में मनुष्य के दिल का आकार का है। तो मोती का वजन जो है वो 68 कैरेट है। एक्चुअली 100 रुपये कैरेट देते हैं तो ये 6800 रुपये का ही होगा, लेकिन एक यूनिक चीज़ है, वास्तव में मनुष्य के दिल के आकार में ये मोती बन गया है। अभी मेरे पास इसका 50,000 रुपये में भी खरीदने का ऑफर आ चुका है, कि ये जो पिरामिड आकार के मोती हैं, जो बहुत रेयर पोजीशन में बहुत कम स्थिति में मिलते हैं, तो ये करीब 20 से 25,000 रुपये का ये मोती है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये सोने चांदी के मैंने पेंडल बनाए हैं, तो इनमें हम मोती डाल करके इनको बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी इन सब मोतियों के अलावा आप ये गोल्डन नारंगी कलर का मोती जो है, इसकी आप मार्केट में एक कीमत का कोई आकलन कर नहीं पाएंगे। अभी कुछ समय पहले हमने समाचार पत्रों के माध्यम से एक देखा था, तो 7.5 कैरेट का मोती था लगभग, जिसकी कीमत थी 2.5 करोड़ रुपए। उसी तरह ये जो मोती है ये गोल्डन कलर का है,
अब इसका वजन कम, हालांकि इतना वजन नहीं है, लेकिन ये भी हमारे को एक सौभाग्य से ये प्राप्त हुआ है। जब हम मोती उत्पादन कर लेंगे, लेकिन मोती उत्पादन के बाद में मार्केट कहाँ है, ये सवाल है। उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हीरा मोती जेम्स के व्यापारी जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे कि मोती पे जो व्यापार जो है ये 2000 अरब डॉलर का इसका मार्केट है। तो इसको बेचने के लिए क्या है कि आजकल तो ऐसी स्थितियाँ होगी कि हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, और जेम्स व्यापारी जो है वो ले लेते हैं, तो हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ा मार्केट इसका कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, जो जेम्स का ही व्यापारी है। तो इस तरह से इतना बड़ा मार्केट है जिसमें कोई आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम माल को कहाँ बेचेंगे, ये मोती हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मोती होंगे तो हम कहाँ बेचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको अच्छे से पैदा करिए और अच्छे से मार्केट में बेचिए। कोई भी बंदा जो इस काम को करने जा रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे बेरोजगार साथी है, चाहे पार्ट टाइम करने वाले साथी हैं, इसको कोई भी कर सकते हैं, या गृहिणियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन वो सभी लोग इसको अच्छे से समझे, देखें, करें और उसके बाद में इस काम को करें। मोती की खेती को लेकर के हम देखते हैं कि हम कहाँ प्रशिक्षण ले, क्षेत्र के कई लोग हैं ये सोचते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के मेरे पास प्रशिक्षण के लिए भी लोग आते रहते हैं। 2 दिन का मैं प्रशिक्षण देता हूँ। एक बार स्टार्ट होने के बाद में उसका मुनाफा जो आप देखेंगे 200 रुपये एक मोती के हिसाब से भी, तो 50,000 मोतियों की खेप जो है करीब 1 करोड़ की होती है। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का सबसे पहला और प्रथम किसान जो मैंने नवाचारी करी है मोती की खेती में, तो वो सबसे पहला और करोड़पति किसान बनूँ। आज मैं इस 50 गज की छोटी सी ज़मीन पे जब मैंने काम शुरू किया, लेकिन आज इसी प्रोजेक्ट को मैं 5000 वर्ग मीटर में करने जा रहा हूँ, क्योंकि 5 साल में जो मुझे रिजल्ट मिले वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले और अच्छा मुनाफा हुआ, जिस मुनाफे से मैं आज बड़ा काम करने जा रहा हूँ। जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो और आसमान छूने की ललक हो तो वो छू सकता है। ऊंची उड़ान भरने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, हौसलों की जरूरत होती है। मोतियों के आभूषण सभी को अच्छे लगते हैं और मोतियों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। ये आय का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, बस हौसले की बात है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तकनीकी दौर में सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो कुछ हटकर करने की कोशिश करते हैं। फूलों की खेती ऐसा ही एक व्यवसाय है जिसमें किसानों ने पॉली हाउस में फूलों की खेती की और अपने जीवन को सफलता और संपन्नता की खुशबू से भर दिया। भारत में फूलों का बाजार किसानों के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहा है। विदेशी बाजार में भी भारतीय फूलों की मांग हमेशा रही है। विशेष बात यह है कि यदि फूलों की खेती भी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से की जाए तो लाभ प्रतिशत और अधिक बढ़ाया जा सकता है। भारत में फूलों की खेती 2 प्रकार से की जाती है। अन्य फसलों की तरह खेतों में खुली खेती और पॉली हाउस में नियंत्रित खेती, जिसके लिए सरकार की ओर से सहायता भी दी जा रही है। वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा फूलों की खेती करने से लाभ प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है। फूलों की खेती कर बहुत से किसानों ने लाभ कमाया है। आज आपको ऐसे ही कुछ सफल किसानों से मिलवाते हैं, जिनमें से एक आधुनिक और सफल किसान हैं जगदीश राय गोयल, जो MA LLB करने के बाद भी खेती को महत्व देते हैं और इन्होंने अपने पॉली हाउस में वैज्ञानिक ढंग से फूलों की खेती की है। मेंटल जो टेंशन थी ना, वो जो बिजनेस का या उसका, वो इसमें कोई झंझट नहीं है वैसा। और बाकी थोड़ी सेल की है, सीजनल है ये, थोड़ा ऑफ सीजन में हम इसकी देख रेख करते हैं और जब प्रोडक्शन होती है तो उसको मार्केट में सेल करते हैं। जिस हिसाब से अब चल रहा है
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे मुताबिक इसको 5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से इसकी इनकम होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा मुनाफा भी है और इसमें मेहनत भी कम है बाहरी खेती से। जगदीश राय गोयल की ही तरह हमारे अगले किसान हैं श्री रणबीर सिंह, जो 26 साल से भी अधिक समय से फूलों की खेती कर रहे हैं। पिछले 26 साल से मैं ये फूल की खेती कर रहा हूँ। इससे हमारी जो आमदनी है वो कई गुना बढ़ रही है और दूसरा जो खर्चा है हमारा वो कम है लागत। हमारी जो क्रॉप है, हमारी फसल है, इस मतलब ये मान के चलो 3-4 गुना ज़्यादा। गुलदाब जैसे मान के चलो गुलदावरी हम साल में एक ही बार लेते थे, आपके सामने डबल खड़ी है। तो हम गुलदावरी जो ओपन में लेते थे उसके यहाँ 1/4 खर्चे भी नहीं है इसके अंदर। किसान भाई जागृत हो ज़्यादा से ज़्यादा, इस पॉलिसी को जो पॉली हाउस जो गवर्नमेंट लगवा रही है इस पैसे को वेस्ट ना जाने दें और अपने कार्य को और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। रवि लखनपाल 2009 से फूलों की खेती कर रहे हैं और अब पॉली हाउस में फूलों की खेती के इनके अनुभव भी गौरतलब हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने 3600 से शुरू किया था स्क्वायर मीटर से, अब 12,000 स्क्वायर मीटर कर रहा हूँ। मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो NHB से अप्रूव हुआ था जिसमें सब्सिडी मिली और उस वजह से मैंने देखा कि ये काम किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया और बड़ा अच्छा काम। इस तकनीक से एक तो आपके फूलों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ओपन एग्रीकल्चर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा प्रोडक्शन आपकी 2 गुना 3 गुना है। पर एकड़ जो आपकी इनकम है वो जो आप बाहर लेते हैं उससे कई गुना इसमें ज़्यादा है इस खेती में। तो ये बेनिफिट है। बचत अगर आप पूछते हैं तो बचत तकरीबन पर एकड़ मेरे को होएगी 7 से 8 लाख रुपए। बहुत अच्छा काम है खेती का। हमारे किसान भाई खेती छोड़ते जा रहे हैं। सरकार इतनी मदद दे रही है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए और खेती में वापस आना चाहिए जितना भी अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि खेती कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है जो हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। खेती को यदि समझदारी से किया जाए तो लाभ ही लाभ है। ये बात और ज्यादा सच लगती है जब युवाओं का भी यही मत हो। शिवानी माहेश्वरी ये ऐसी ही एक प्रगतिशील युवा किसान हैं। मैंने ये शुरुआत 2015 में की थी 1 एकड़ से। अब हमारा 10 एकड़ है और हम यहाँ पे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स दोनों हैं। और फ्लावर्स में गुलदावरी है, ग्लैड है, रोज़ है, लिलियम है, जरबेरा है। इस बार का और पहले वाली खेती का ये डिफरेंस है कि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स काफ़ी है यहाँ पे जो पहले नहीं होती थी। और एनिमल्स बर्ड से प्रोटेक्शन मिलती है, वेदर से हम कंट्रोल कर सकते हैं वेदर को। यूथ जो बाहर विदेश में जाकर काम कर रहे हैं वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकली करें तो अच्छे से हो सकता है और हम दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। फूलों की अच्छी पैदावार लेने के बाद ये भी आवश्यक है कि उनकी पैकेजिंग और डिलीवरी भी सही प्रकार से हो। कृषि के अन्य उत्पादों से परे फूलों की डिलीवरी जल्दी की जानी चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। ये अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि पॉली हाउस में फूलों की खेती कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। फूलों की खेती करने की एक महकती सोच आपको सफलता और संपन्नता की ओर ले जाने में सक्षम है। जब तकनीक की सही जानकारी हो तो फिर तरक्की की राह आसान हो जाती है। ये था हमारा आज का अपडेट। अगले अपडेट के लिए मिलते हैं कृषि अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।
जब मैंने तय किया थी कि मैं तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, 74 से पढ़ा रही थी, तो मेरे पिताजी गए तो मैं बहुत साधारण ही मैंने समाज सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया था। मेरी माँ कहती थी कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, समूह अपने लिए सोचता है, तो महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। और यकीन मानिए मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया, मैं बहुत महिला संगठनों से जुड़ी और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, मुकदमे करने से लेकर धरने प्रदर्शन करने से लेकर अश्लील साहित्य के खिलाफ, महिलाओं के अधिकार के लिए। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। बचपन से ही हम सबको गाय पर निबंध लिखना सिखाया गया होगा। उसी समय से हमारे मानस पटल पर अंकित होने लगी होगी गाय। तब गाय हमारे लिए सिर्फ 4 पैरों वाला एक पशु था जो दूध देता था। निबंध की सामग्री और वास्तविकता में उस समय भी बहुत अंतर था। अब यह अंतर और ज्यादा बढ़ गया है। यह एपिसोड उस अंतर को कम करने की एक कोशिश है। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम